पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस वूजी ने एक्सट्रीम इमोर्टल पैलेस की धमकी देते हुए बायून को समझा रहा होता है कि वो उसे वहाँ से जाने दे वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और प्रिंस वूजिन जब बायून से ये सब कह रहा होता है तभी यही अपनी किक से प्रिंस वूजिन के ऊपर हमला कर देती है और उसे चुप रहने के लिए कह रही होती है। यही कि वो किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और यही अपनी एक ही किक में प्रिंस वूजिन को वहाँ पे जमीन में ही गाड़ देती है। फिर वो उससे कहती है एक्सट्रीम इमोर्टल पैलेस या वो जो कोई भी है मैं उनके बारे में नहीं जानती और ना ही मुझे उनके होने से कोई फर्क पड़ता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एम्प्रेस के सामने उसके लोगों को इस तरह धमकी देने की। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे प्रिंस वूजिन को देख रही होती है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कौन है और वो कितना ताकतवर है, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों बाद मैं खुद इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। खुद से ये सब कहते हुए जब यही वहाँ पे मन में ये सब सोच रही होती है तभी प्रिंस वूजिन वहाँ पे उससे कहता है पागल लड़की, तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुमने इस प्रिंस को जरा भी हाथ लगाया तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा पूरा ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कहीं पे भी छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, और अगर तुम ऐसा करती हो और मुझे यहाँ से जाने देती हो तो इस जगह के बर्बाद होने के बाद मैं शायद तुम्हें स्लेव बनाकर अपने पास रख भी लूँ। ऐसा कहते हुए प्रिंस वूजिन वहाँ पे यही को ये सब समझा रहा होता है। प्रिंस वूजिन की बातों को सुनकर यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यही वहाँ पे प्रिंस वूजिन को चुप रहने के लिए कहती है और अपनी किक से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और यही कि वो किक इस बार सीधे प्रिंस वूजिन के अखरोटों पर पड़ती है, जिसकी वजह से प्रिंस वूजिन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वहाँ पे दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है। लेकिन यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो वहाँ पे प्रिंस वूजिन को गालियाँ देते हुए उसे और भी ज़्यादा हिट कर रही होती है। यही को इस तरह प्रिंस वूजिन को पिटते हुए देखकर बायून और लिनियन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर बायून वहाँ पे मन भी सोच रही होती है मैं पिछले 2 सालों से मिसेस लिन के साथ में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। इनका गुस्सा तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा है कि मैंने कभी इन्हें गुस्सा नहीं दिलाया। यही के बारे में ये सब सोचते हुए बायून वहाँ पे उससे और भी ज़्यादा डर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे मन में इमेजिन करना शुरू कर देती है कि अगर मिसेस लिन इतनी ज़्यादा वॉयलेंट है तो मिस्टर लिन को जरूर ही मिसेस लिन के इस नेचर के बारे में पता होगा और शायद इसी वजह से वो मिसेस लिन से इतना ज़्यादा डरते हैं। या हो सकता है कि उन्होंने कई बार मिसेस लिन के गुस्से को सहा हो, या शायद अकेले में मिसेस लिन हमेशा मिस्टर लिन को टॉर्चर करती हो। ये सब सोचते हुए बायून वहाँ पे यही होतियान को इमेजिन कर रही होती है और इन सब की वजह से बायून वहाँ पे यही से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर बायून वहाँ पे अपनी हिम्मत जुटाकर यही से डरते हुए उसके पास में आती है और उससे कहती है मिसेस लिन, मुझे लगता है आपको अब रुक जाना चाहिए क्योंकि शायद वो बेहोश हो चुका है और मुझे लगता है इतना सबक उसके लिए काफ़ी है। ऐसा कहते हुए बायून यही से डरते हुए उसे वहाँ पे रुकने के लिए कह रही होती है। यही वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और वो वहाँ पे प्रिंस वूजिन को पीटना बंद कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि प्रिंस वूजिन की सोल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये देखकर यही थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर वो तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर प्रिंस वूजिन की सोल को पकड़ लेती है। फिर यही वहाँ पे अपने हाथों में एक तरह की तलिस्म को निकाल लेती है और प्रिंस वूजिन की सोल से कहती है तुमने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया और अब तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस तलिस्म को प्रिंस वूजिन की सोल के ऊपर लगा देती है और उसे मरने के लिए कह रही होती है। यही कि उस तलिस्म की वजह से वहाँ पे प्रिंस वूजिन की सोल टुकड़ों में बिखर कर ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह मरने की वजह से वहाँ पे प्रिंस वूजिन की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचता है। ये देखकर बायून और लिनियन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और अपने सामने यही को देख रहे होते हैं जो उन्हीं को घूर कर देख रही होती है। और यही के इस तरह देखने की वजह से वहाँ पे उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर यही वहाँ पे उन दोनों के पास में आती है और उन दोनों को ग्रीट करते हुए उनसे कहती है आप दोनों की मदद के लिए शुक्रिया। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को थैंक्स कर रही होती है। यही को इस तरह थैंक्स कहते हुए देखकर बायून और लिनियन बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो दोनों अपने सामने यही को देख रहे होते हैं जो कि उनसे कहती है अगर आज तुम दोनों यहाँ नहीं होती तो शायद मैं इनसे कभी भी नहीं जीत पाती। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बायून और लिनियन की मदद के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। यही की बातों को सुनने के बाद बायून और लिनियन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उन दोनों को अभी भी यही से डर लग रहा होता है। और यही की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून उससे कहती है मिसेस लिन, आपको हमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्रिंस वूजिन और इस ओल्ड क्वीन ने हमें पहले भी परेशान किया है जिसकी वजह से हम पहले से दुश्मन हैं, इसलिए आपको हमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे यही को समझा रही होती है। फिर हम लिनियन को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के बारे में मन में ही सोच रही होती है। सिस्टर बायून ने कहा कि ये सीनियर लिन की वाइफ है तो अब मुझे इन्हें क्या बुलाना चाहिए, मैडम, मिसेस लिन या एंसेस्टर, ग्रैंड माँ। ये सब सोचते हुए लिनियन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, इसलिए वो बाद में बायून से इस बारे में पूछने का मन में सोच रही होती है। फिर हमें यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे खुश होते हुए उन दोनों से कहती है एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे सीरियस होते हुए उन दोनों को बताती है कुछ मामले हैं जिसमें मुझे आप दोनों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात आप दोनों से कैसे कहूँ। बायून और लिनियन से ये सब कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही होती हैं और यही को इस तरह सस्पेंस क्रिएट करते हुए देखकर बायून और लिनियन उससे और भी ज़्यादा डर जाती हैं और उससे कहती हैं मिसेस लिन, आप हमसे क्या कहना चाहती हैं वो आप कह सकती हैं और अगर हम आपकी किसी मामले में मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। ऐसा कहते हुए वहाँ पे बायून और लिनियन यही से डरते हुए वहाँ पे स्माइल करने की कोशिश कर रही होती हैं। बायून और लिनियन की बातों को सुनकर यही उनके पास में आकर धीरे से उनसे कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सैमफेंग एम्प्रेस की आइडेंटिटी के बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ भी ना बताएं। सही वक्त आने पर मैं अपने हस्बैंड को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी, तो तब तक क्या आप इस बात को मेरे हस्बैंड
गर्लफ्रेंड से छुपा कर रख सकती हैं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उसकी आइडेंटिटी को छुपाने में उन दोनों की मदद मांग रही होती है। यही की बातों को सुनकर लिनियन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाती है और ये से कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तुरंत ही यही की बातों से एग्री हो जाती है और उसे उस बारे में जरा भी फिक्र ना करने के लिए कह रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर बायून भी यही की बातों से एग्री हो जाती है, लेकिन वो मन में ही सोच रही होती है मिस्टर लिन अपनी आइडेंटिटी को मिसेस लिन से छुपाना चाहते हैं और मिसेस लिन अपनी आइडेंटिटी को मिस्टर लिन से, ताकि वो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जी सकें। लेकिन इन दोनों में से किसी की भी आइडेंटिटी जरा भी नॉर्मल नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह ये हाइड एंड सीक का खेल क्यों खेल रहे हैं। और इसीलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इन दोनों के मामले में ना पढ़ूं, क्योंकि ये चीज़ इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का प्राइवेट मैटर है और मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहूं। ऐसा खुद से कहते हुए बायून वहाँ पे इस मामले में पूरी तरह शांत रहने के बारे में सोच रही होती है। यही जब वहाँ पे लिनियन की बातों को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस बात को कभी किसी को नहीं बताएंगी, और वैसे आप दोनों पहली बार मेरे पैलेस में आई है तो मैं आपको जरूरी अच्छी तरह ट्रीट करूंगी और मैं आपको अपना पूरा पैलेस दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम पैलेस के अंदर चलकर मेडिकल बात ले लेते हैं ताकि हमारे जख्म जल्दी से भर जाएं, और मेरे पैलेस में जो मेडिकल पूल है वो पूरे नोज़ाम कॉन्टिनेंट में और कहीं नहीं है। इसलिए चलो मैं सबसे पहले तुम दोनों को वहीं ले चलती हूँ ताकि तुम जल्दी से जल्दी मेडिकल बात की कंफर्टेबल फीलिंग के मजे ले सको। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो दोनों भी हाँ कहते हुए उसके पास आ रहे होते हैं। फिर यही उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने पैलेस के मेडिकल पूल की तरफ जा रही होती हैं। फिर हमें एक्सट्रीम डाइव इमॉर्टल पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक्सट्रीम डाइव इमॉर्टल पैलेस के एक एल्डर से कह रहे होते हैं ग्रेट एल्डर आपको रोकने के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम मास्टर ने हमें कहा है कि वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते हैं और उन्होंने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है। ऐसा कहते हुए कुछ गार्ड वहाँ पे ग्रेट एल्डर को वहाँ पे सुप्रीम मास्टर से मिलने से रोक रहे होते हैं। उन गार्ड्स की बातों को सुनकर ग्रेट एल्डर उनसे कहता है मेरा इस वक्त सुप्रीम मास्टर से मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप दोनों उनके पास जाकर मेरे बारे में इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा कहते हुए ग्रेट एल्डर वहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को सुप्रीम मास्टर के पास जाकर उनसे परमिशन लाने के लिए कह रहा होता है। ग्रेट एल्डर की बातों को सुनकर वो गार्ड्स उससे कहते हैं ग्रेट एल्डर हमें माफ़ कीजिए, हम भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम मास्टर जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सभी को उन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा है। ऐसा कहते हुए वो गार्ड वहाँ पे ग्रेट एल्डर को ये सब समझा रहा होता है। उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उससे कहते हैं कि सुप्रीम मास्टर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, लेकिन कब कैसे। ऐसा कहते हुए ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर ग्रेट एल्डर वहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं सुप्रीम मास्टर को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे सुप्रीम मास्टर बाहर आए आप दोनों जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दें। ग्रेट एल्डर की बातों को सुनकर वो दोनों गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं और उससे कहते हैं ग्रेट एल्डर आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, जैसे ही सुप्रीम मास्टर बाहर आएंगे हम आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो गार्ड और सुप्रीम एल्डर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर हम सुप्रीम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने बीच पर बैठकर अपने पैलेस की तरफ जा रहा होता है और मन में सोचता है सुप्रीम मास्टर जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, फिर वो एक इमॉर्टल बन जाएंगे, फिर उस दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इस वक्त सुप्रीम मास्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब इस मामले को मुझे ही संभालना होगा। प्रिंस हुसैन सुप्रीम मास्टर का डायरेक्ट डिसिपल है और आज उसका एनर्जी टोकन टूट चुका है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी मैटर है और मुझे इसे जल्द से जल्द संभालना होगा। ये सब सोचते हुए ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तभी सुप्रीम एल्डर को याद आता है कि उसने भी कुछ टाइम पहले लिनतियान के खजाने के बारे में सुना था जो कि नोज़ान कॉन्टिनेंट में हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने कुछ डिसिपल्स को वहाँ पे भेजा है और उन सभी डिसिपल्स में सुप्रीम डिसिपल वू जियांग भी तो है जिसे सुप्रीम मास्टर ने नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया है, इसलिए उसे प्रिंस हुसैन के बारे में इन्फॉर्म करना ठीक रहेगा और वो इस वक्त नोज़ान कॉन्टिनेंट में ही है तो वो इस मामले को भी संभाल लेगा। ऐसा सोचते हुए ग्रेट एल्डर अपने पैलेस की तरफ जा रहा होता है।